भारतीय इतिहास में ना कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ा साम्राज्य गिरता है और एक एक खालीपन सा बन जाता है। उस खालीपन को एक ऐसी शक्ति ने भरा जिसके बारे में हम आज बहुत कम बात करते हैं। तो आज हम जानेंगे कहानी सातवाहनों की, भारत का वो साम्राज्य जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। तो सोचिए, जब मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ, भारत में एक तरह से राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल था। तो सवाल ये है कि आखिर किसने भारत को फिर से एक साथ जोड़ने का काम किया? और इसका जवाब, मजेदार बात यह है कि हमें मिलता है दक्कन के पठार में। चलिए कहानी के एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे मौर्य और कण्व वंश के कह सकते हैं खंडहरों पर एक नई डायनेस्टी खड़ी हुई। और ये कहानी है सातवाहनों के उदय की। तो ये सातवाहन वंश थे कौन? इन्हें ना आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सामने आए और देखिए, इन्होंने लगभग 300 सालों तक दक्कन के पठार पर राज किया। पर बात सिर्फ राज करने की नहीं थी। उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो था नॉर्थ और साउथ इंडिया को जोड़ना, एक मजबूत कल्चरल और इकोनॉमिक ब्रिज की तरह। और इस डायनेस्टी की फाउंडेशन वो काफी सॉलिड थी। शुरुआत की सिमुक ने, जो फाउंडर थे, उन्होंने कण्व वंश को हराया। फिर उनके भाई कृष्ण ने किंगडम को और फैलाया, एडमिनिस्ट्रेशन सेट किया। लेकिन असली पावर शो तो किया सातकर्णी प्रथम ने। उन्होंने साम्राज्य को नॉर्थ तक पहुंचा दिया और बड़े बड़े वैदिक यज्ञ किए। मतलब दुनिया को सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि देखो, एक नया सुपर पावर आ गया है। अब देखिए, हर महान साम्राज्य की कहानी में एक हीरो होता है ना, वो हीरो जो उसे ऊंचाइयों पर ले जाता है। सातवाहनों के लिए भी एक ऐसा ही नायक था, और वो भी तब आया जब साम्राज्य को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के आने से पहले का सीन क्या था? हालत कुछ अच्छी नहीं थी। डायनेस्टी कमजोर हो चुकी थी, शक इन्वेडर्स का दबदबा था और छोटे छोटे रीजनल पावर्स उठ रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने आकर पासा ही पलट दिया। डायनेस्टी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाई, शक शासक नहपान को बुरी तरह हराया और पूरे टूटे फूटे साम्राज्य को फिर से जोड़ दिया। मतलब उनका इम्पैक्ट जबरदस्त था। नासिक इंस्क्रिप्शंस में उन्हें एक टाइटल दिया गया है जो बहुत कुछ कहता है, क्षत्रियों का घमंड तोड़ने वाला। सोचिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनके पावर का और उस वक्त की पॉलिटिकल मेस को कंट्रोल करने की उनकी इनक्रेडिबल एबिलिटी का सबूत है। और पता है ये सब हमें कहां से पता चलता है? सीधे इतिहास से। उनकी मां गौतमी बालश्री ने खुद नासिक अभिलेख में उनकी सारी जीतों के बारे में लिखवाया था। इससे उनकी लेगेसी हमेशा के लिए अमर हो गई। तो मतलब ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये सॉलिड प्रूफ है। लेकिन रुकिए, सातवाहनों की कहानी सिर्फ लड़ाई और जीत की नहीं है। गौतमीपुत्र की विक्ट्रीज ने जो स्टेबिलिटी दी ना, उसी से प्रॉस्पेरिटी और कल्चर के एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। और असल में उनकी असली लेगेसी यही है। मिलिट्री पावर तो थी ही, पर साथ ही साथ सातवाहन साम्राज्य इंटरनेशनल कॉमर्स का एक कह सकते हैं एक धड़कता हुआ केंद्र बन गया। उन्होंने एक ऐसा इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाया जिसने दुनिया भर के ट्रेडर्स को अपनी तरफ खींचा। तो ट्रेड किस चीज का होता था? सोचिए जरा, साउथ के मसाले, एकदम फाइन क्वालिटी के कपड़े, कीमती रत्न, हाथी दांत, ये सब वो चीजें थीं जिन्होंने सातवाहन इकोनॉमी को फ्यूल किया और इस रीजन को ग्लोबल ट्रेड मैप पर डाल दिया। और उनका ट्रेड नेटवर्क वो बहुत बड़ा था। सबसे बड़ा पार्टनर रोमन एम्पायर, लगभग 40% ट्रेड उन्हीं के साथ था। और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के साथ भी उनके बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस थे। और इस ट्रेड का एक जीता जागता सबूत है, भारत में रोमन सोने के सिक्कों की बाढ़ आ गई थी। ये सीधा सीधा दिखाता है कि ट्रेड बैलेंस पूरी तरह से इंडिया के फेवर में था। मतलब खूब धन संपदा आ रही थी। और अगर उनकी समुद्री ताकत का कोई प्रूफ चाहिए ना, तो बस एक शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों को देखिए। उन सिक्कों पर एक जहाज की इमेज है। इससे बड़ा और क्लियर सिंबल क्या हो सकता है उनकी समुद्री शक्ति का? और ये जो दौलत आ रही थी वो सिर्फ खजानों में बंद नहीं रही, इसने एक कल्चरल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। सातवाहनों ने धार्मिक सहिष्णुता की पॉलिसी अपनाई, ब्राह्मण और बौद्ध धर्म दोनों को सपोर्ट किया। अमरावती का शानदार स्तूप हो, नासिक और कार्ले की अद्भुत गुफाएं हों, या फिर अमरावती कला शैली का विकास, ये सब उन्हीं की कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। लेकिन जैसा कि इतिहास हमें बार बार सिखाता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं होता। और तीसरी शताब्दी आते आते ये महान साम्राज्य भी अपने अंत की तरफ बढ़ने लगा।
तो हुआ क्या, इसके कई रीजंस थे। एक तो अंदर ही अंदर राजा बनने के लिए लड़ाइयां होने लगी, जिससे सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई। दूसरा, साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उसे मैनेज करना और डिफेंड करना मुश्किल हो गया था। और तीसरा, महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय शक्तियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया, जो सातवाहनों को चैलेंज कर रहे थे। और फिर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक ये बड़ा सा साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट गया और बस एक युग का अंत हो गया। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक राजवंश का अंत था या एक नई शुरुआत? देखिए, सातवाहन तो चले गए, पर उनकी विरासत, उनके बनाए ट्रेड रूट्स, उनका आर्ट, कल्चर, वो सब आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करता रहा। और यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या किसी साम्राज्य का अंत वाकई में अंत होता है, या वो बस इतिहास के एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है।